This is Sumalata with Chapter 2 Economics Sectors of Indian Economy. Indian Economy Sectors. सबसे पहले हम बात करते हैं Indian Economy. What is economy? A system in which we earn our living. A system in which we earn our living and Indian economy of India. Look at your surroundings. Everyone is doing work. सभी लोग काम कर रहे हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं. बट क्या सभी लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं? लुक एट योर मॉम, आपके लिए खाना बना रहे हैं, कपड़े धो रही हैं, क्या पैसा कमाने के लिए? नो. लुक एट योर डैड, डेली ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, क्या पैसा कमाने के लिए? यस. सो वी कैन डिवाइड एवरीवन्स एक्टिविटी, चाहे वो फ्रूट सेलर हो, वेजिटेबल सेलर हो, मॉम हो, डैड है, आप है, भाई है, नानी है, या आपकी मेड है, या टेलर है, या जो माली आता है, उन सभी की एक्टिविटीज को, पूरे वर्ल्ड के लोगों की एक्टिविटीज को आप सिर्फ दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो. विच टू कैटेगरीज? इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो देयर आर लिमिटेड 7-8 मेन टॉपिक्स इन दिस चैप्टर and we complete these topics with sequence wise with a proper planning. So first of all we are writing key contents. Open your notebook, start writing side by side. You have to write, तभी याद होगा, तभी आपकी attention retain रह पाएगी. Give the headings key contents. बेशक आपको बीच में वीडियो पॉज करनी पड़े, बट जितना बोर्ड पर है वो होना चाहिए आपकी नोटबुक में. Key contents of the chapter. फर्स्ट, जैसे कि अभी हमने बात की एक्टिविटीज की, सो वी स्टार्ट आवर टॉपिक विद एक्टिविटीज ओनली. इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. Just now we were discussing about your mom, dad, brother, sister, mali, maid, carpenter, fruit seller, vegetable seller. तो अगर हम इन सब की बात करते हैं, can we divide these persons' activities in economic and non-economic? Yes, we can divide. How? कैसे हम divide कर सकते हैं? With help of definition. How we define economic activity? Activities to perform money are called. Activities to perform earn money are called economic activities. Activities performed to earn money is called economic activities. And what are non-economic activities? Activities to perform for psychological satisfaction, your own satisfaction, for friendship, for parenting, for love. किसी भी वजह से जब आप कोई काम करते हैं, that are non-economic activities. Your mom is cooking food for you because she is a parent. प्यार करते हैं वो आपसे, केयर करते हैं वो आपकी. This is non-economic activity. You are teaching your brother. Are you charging for it? No. So this is non-economic activity. Fruit seller, vegetable seller, carpenter, माली जो आपके घर आते हैं, काम करके जाते हैं, they are charging for it. They are earning money. So these are economic activities. पापा ऑफिस जाते हैं, earning money, economic activities. So again definition, let's revise. Activities performed to earn money are called economic activities. Activities performed for self-satisfaction, for parenting, for love, for brotherhood और किसी भी पर्पज से सिर्फ साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए, that are non-economic activities. डिफरेंस मैक्सिमम 3 मार्क का आता है, जिसमें आपको इन दोनों का मीनिंग बताना है, नेशनल इनकम में कॉन्ट्रीब्यूशन बताना है. इकोनॉमिक एक्टिविटी नेशनल इनकम में कॉन्ट्रीब्यूट करती है, नॉन इकोनॉमिक डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करती. डायरेक्टली कंट्रीब्यूट क्यों नहीं करती? क्योंकि मम्मा आपको खाना दे रही है, आपकी केयर कर रही है, आपको हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही है. आप बड़े होकर अर्न करोगे तो इनडायरेक्टली तो सपोर्ट किया उन्होंने, बट डायरेक्टली सब कंट्रीब्यूट नहीं करती. दो हो गए. और तीसरा, आप एक और रिलेशन दे सकते हो कि जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज है वो सारे इकोनॉमिक है, और जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन से है एग्जाम्पल्स के साथ. डू नॉट फॉरगेट टू गिव एग्जाम्पल्स, बट रिलेटेड विद द टाइप ऑफ एक्टिविटीज are called economic and non-economic. 3 points, 3 difference, but do not forget to write the difference in tabular form. difference को tabular form में ही लिखना. पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. नेक्स्ट टॉपिक अबाउट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स. प्राइमरी, सेकेंडरी
and tertiary sector. Okay, to explain, name of chapter is sectors of Indian economy. चैप्टर का नाम अपने आप में कुछ कह रहा है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. यू नो हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर? 3, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. 3 सेक्टर्स आर देयर. और इसके लिए बेस्ट एग्जांपल रहेगा टमाटो प्यूरी. टमाटो प्यूरी कैसे? टमाटो प्यूरी किससे प्रोड्यूस हुई? टमाटो कहाँ तैयार हुए? फार्म, खेत में. दैट इज प्राइमरी एक्टिविटीज. प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर इज द सेक्टर रिलेटेड टू द नेचुरल रिसोर्सेज. जो चीजें आपको नेचुरल रिसोर्सेज से मिले, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वुड, कॉटन, दीज सोर्सेज आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर. फिशिंग, फार्मिंग आर रिलेटेड टू प्राइमरी सेक्टर. कोई भी एक्टिविटी जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है, प्राइमरी सेक्टर. इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर. टमाटो आपके फार्म में प्रोड्यूस हो गए, क्या खेत में उसकी टमाटो प्यूरी बन जाएगी? नहीं. वी हैव टू ट्रांसपोर्ट इट टू फैक्ट्रीज. फैक्ट्रीज में जाएंगे, वहां मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्रोसेस होगा और वहां बनेंगे टमाटोज. तो आपने क्या देखा? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड इज रिलेटेड टू सेकेंडरी सेक्टर. Conversion of raw material into finished good with help of machinery, tools, any other process is called secondary sector. Secondary sector is related to manufacturing, so we can say it manufacturing sector also. अब टमाटो प्यूरी बन गई, बोटल्स भर गई, पूरा स्टॉक भरा पड़ा है कंपनी में, क्या वो स्टॉक वहीं रहेगा? नहीं. कंपनी हैज टू ट्रांसपोर्ट इट टू शॉप्स, transport it to you. Transport, banking, communication, infrastructure, everything is supporting you. So this sector is called tertiary sector, support sector, service sector. 1 tertiary sector, 2nd support sector, 3rd service sector. कोई भी नाम होगा वो 3rd का ही है. टर्शियरी सेक्टर इज प्रॉपर नेम. उसे सर्विस और सपोर्ट सेक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन. सपोर्ट सेक्टर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू बोथ सेक्टर्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. आप बोलो मैम कैसे सपोर्ट किया? जैसे प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं, फार्मर है, उसे टमाटो प्रोड्यूस करने हैं. टमाटो के लिए उसे क्या चाहिए? बीज चाहिए, खाद चाहिए, और जमीन तैयार करने के लिए उसे ट्रैक्टर भी चाहिए, पानी देने के लिए ट्यूबवेल भी चाहिए. ये सब उसके खेत तक आएगा कैसे? वो गाड़ी पे जाएगा, वो ट्रैक्टर पे जाएगा, बीज लेकर आएगा. बीज कहाँ से लाया? वो सेकेंडरी सेक्टर की हेल्प से लाया. सेकेंडरी सेक्टर मशीनों से बने, ट्रैक्टर भी मशीनों से ही बना. और वो सारी चीजें यहाँ तक लाने के लिए, अपने खेत तक लाने के लिए उसे जरूरत पड़ी रोड की, ट्रांसपोर्टेशन की. उसने हो सकता है फोन करके बात की हो या जाके बात करी हो, कम्युनिकेशन की, पेटीएम से पेमेंट करिए या कैश पेमेंट करिए, कैसे भी है, तो उसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, हर चीज की जरूरत पड़ी. तो आपने क्या देखा कि टर्शियरी के बिना तो प्राइमरी पॉसिबल ही नहीं था, और अगर प्राइमरी नहीं हुआ तो प्राइमरी के बिना सेकेंडरी भी पॉसिबल नहीं था. क्योंकि सेकेंडरी की तो डेफिनेशन ही है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड. Conversion of raw material into finished good. Exemptions are also there. There are few sectors. जैसे आप बोलो मैम प्लास्टिक से अगर कुछ सामान हम बनाते हैं तो yes we agree कि अगर आप प्लास्टिक से कुछ बनाते हो, प्लास्टिक एज रॉ मटेरियल आपका प्राइमरी से नहीं आया, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली all these 3 sectors are interrelated. Clear? So next, third key content of the chapter is division of sectors as organized and unorganized. Division of sectors as organized and unorganized. अभी हमने बात की आपके घर आने वाली मेड की, फ्रूट सेलर की, वेजिटेबल सेलर की, माली की, और पापा ऑफिस जा रहे हैं, इन सब की हमने बातें की. अब हम आपसे पूछते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ऑर्गेनाइज्ड वेयर प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस आर देयर, वेयर फिक्स्ड जॉब इज देयर, वेयर पेड लीव्स आर देयर, वेयर जॉब सिक्योरिटी, गुड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट इज देयर. और एंड अनऑर्गेनाइज्ड
एकदम ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट है इससे। वेयर नो पेड लीव्स, नो जॉब सिक्योरिटी, नो सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। नाउ आई एम आस्किंग टू यू, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, पापा ऑफिस जा रहे हैं, डेली ऑफिस जा रहे हैं और सैलरी आती है उनके अकाउंट में, विच सेक्टर? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब माली, मेड, कारपेंटर, फ्रूट सेलर, वेजिटेबल सेलर ऑल आर रिलेटेड टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, क्योंकि उन्हें आप पेड लीव्स नहीं दे रहे, उनकी जॉब सिक्योर नहीं है, बीमार हो गए, काम पे नहीं आए तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। सो दिस इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। 3 टॉपिक डिस्कशन, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, टू अर्न मनी, फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तीनों सेक्टर। इसके बाद ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज, कॉमा लगा देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज public and private sectors. Public and private sector. Public, where factors of production are in control of government. Public and private sector के लिए आप बहुत बढ़िया सा आपको एक कीवर्ड देंगे, OMC, OMG नहीं, OMC। अब ये OMC क्या है, ये आपकी पूरी हेल्प करेगा इसको समझने में। where factors of production are ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल। इसी से आपकी दोनों की डेफिनेशन बन जाएगी, ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड। एक बात तो आपसे पूछना भूल ही गए, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर देयर? 4। यस, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट जवाब। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर देयर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर, ह्यूमन कैपिटल, यू पीपल विल बी फ्यूचर एंटरप्रेन्योर। सो when factors of production are OMC, OMC क्या? owned, managed and controlled by government। अगर आपने बोल दिया तो वो पब्लिक सेक्टर है, और अगर आपने बोला by private individuals, by private individuals और ग्रुप्स, तो वो प्राइवेट सेक्टर है। जैसे कि अगर आपसे हम पूछते हैं कि टाटा, टाटा विच सेक्टर, क्या ये सरकारी है, क्या ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है? नो, नहीं, तो प्राइवेट सेक्टर। जियो मोबाइल ओनर, क्या सरकारी है? नहीं, सो प्राइवेट सेक्टर। पोस्ट एंड टेलीग्राफ ओनर कौन है? सरकार, सो पब्लिक सेक्टर। व्हेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल, दिस इज नॉट कंप्लीट डायलॉग। कंप्लीट डायलॉग इज when factors of production owned, managed and controlled by government, this is public sector. When factors of production owned, managed, controlled by private individuals, this is private sector, OMC. Next topic is GDP. What is GDP? Gross domestic product. Gross domestic product. What is gross domestic product? The value of final goods and services. The value of final goods, final means जो कि यूज करने के लिए रेडी हैं, जैसे आपका ये मार्कर, जैसे ये फैन, जैसे ये लाइट, और जैसे आपकी कुर्सी। कोई भी ऐसी चीज जो यूज करने के लिए तैयार है, वो है फाइनल गुड। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो, नॉट ओनली गुड्स, सर्विसेज भी। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within domestic boundaries of country. डोमेस्टिक वर्ड, डोमेस्टिक बाउंड्रीज क्यों? क्योंकि फुल फॉर्म में ही डोमेस्टिक वर्ड आ रहा है। विद इन डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ कंट्री। डोमेस्टिक क्या होता है? आप इंडिया का मैप देखते हो, इंडिया के मैप की बाउंड्रीज के अंदर जो प्रोडक्शन होती है दैट इज जीडीपी। बट हाउ मच टाइम पीरियड? 1 ईयर में। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within domestic boundaries of the country in a year is called GDP. एक साल में हमारे देश की बाउंड्रीज के अंदर जितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उसे हम कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। आफ्टर जीडीपी नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस वाइज ये कॉन्सेप्ट हमने डाले हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर, हाउ सर्विस सेक्टर इज इम्पोर्टेंट। इवन सर्विस सेक्टर इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग
कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है। प्राइमरी में रॉ मटेरियल बनता है, सेकेंडरी में कन्वर्जन हो जाता है, टर्शरी में तो कुछ नहीं होता। फिर भी टर्शरी सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर हम कहते हैं, वो क्यों इम्पोर्टेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या जरूरत है उसकी, जो कि हमने टमाटो प्यूरी के एग्जाम्पल के वक्त किया था कि उसके बिना प्राइमरी और सेकेंडरी पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट, आफ्टर इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। What is unemployment? बेरोजगारी. But definition, a situation where person are able to work, willing to work, but do not get the work is called unemployment. वो स्थिति, वो सिचुएशन, वो समय जब एक पर्सन काम करना चाहता है, काम करने के लायक है, बट गोइंग वेज रेट पे उसे काम ही नहीं मिल रहा। गोइंग वेज रेट मतलब उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग जो उसे पैसा मिलना चाहिए उस पर काम नहीं मिल पा रहा। अब ऐसे में क्या होता है, लोग क्या सोचते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, और वो अपनी काबिलियत से कम पैसे पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे कि एक पर्सन काम ढूंढ रहा है, जॉब ढूंढ रहा है, कहीं नहीं मिल रहा, और उसने MBA किया हुआ है, ही इज एबल टू अर्न 50,000। उसकी क्वालिफिकेशन के जो लोग हैं वो 50,000 तक की नौकरी कर सकते हैं, बट वो 2 मंथ से जॉब सर्च कर रहा है, उसे जॉब की बहुत जरूरत है, और यहाँ ऑफर होते हैं उसे 40,000। क्या वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? यस, ही विल एक्सेप्ट। दिस इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो अपनी एबिलिटीज से कम पैसा कमा रहा है, उसको जितना मिलना चाहिए उससे कम पे वो कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि लेबर की सप्लाई ज्यादा है, उसने सोचा समथिंग इज बेटर देन नथिंग, दिस इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब क्या होता अगर वो इस पे काम नहीं करता तो उसे कुछ नहीं मिलता, उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। इसके बाद और भी टाइप्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, वो सब टाइप्स हम पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर में आपने देखा 2 लोगों की जरूरत है, 4 लोगों की जरूरत है, पर पूरा परिवार ही उठ के खेत पे चला जाता है। 10 लोग चले गए तो क्या खेती ज्यादा होगी ज्यादा लोगों के जाने से? नहीं, सेम पीस ऑफ लैंड है, सेम एफर्ट्स है, उतनी ही खेती होगी। तो जो एक्स्ट्रा है उन्हें हटा भी दो तो भी सेम आउटपुट तैयार होता है। ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, वेयर मोर देन रिक्वायरमेंट पीपल आर वर्किंग। एक और जो अर्बन एरिया में मैक्सिमम टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने के लिए मिलता है, अर्बन एरियाज में जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे आप कहते हो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। पढ़े लिखे लोग नौकरी मांग रहे हर जगह ढूंढ रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है। उनसे पूछो भाई स्कूटर ठीक करना आता? नहीं आता। तुझे क्या चाउमीन बनानी आती? नहीं आती। क्या तुम ये काम कर सकते हो? नहीं। स्किल्स तो हम नहीं जानते। जब हम स्किल्स नहीं जानते तो सिर्फ हमने डिग्री ली है, डिग्री के बेस पर हमारे देश में नौकरियां कम हैं, तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ डिग्री जरूरी है। दैट टाइप ऑफ unemployment is called youth unemployment, educated unemployment, most common unemployment in urban areas. Rural area में कौन सी है? Disguised, where more than requirement people are working. Seasonal when people get work only for few months in a year, जब साल के कुछ महीनों में ही काम मिलता है। Normally seed sowing at the time of harvesting. समझ आया? अब एक सवाल आपके लिए, आइसक्रीम सेलर आइसक्रीम बेचता है, खूब कमा रहा है, खूब अच्छा कमा रहा है, मजे से आप आइसक्रीम खा रहे हो, लेकिन सर्दियों में क्या? आपका घर व्हाइट वॉश करना है, सबको कराना है, दिवाली पे सबको हाउसेस डेकोरेट कराने हैं, व्हाइट वॉश कराने के लिए पेंटर का काम है, व्हाइट वॉश वाले का काम है, बट दिवाली सीजन में, ये बाकी मंथ्स में उसका क्या? और एक वुलन फैक्ट्री है, पूरी गर्मियों में काम होता है वुलन कपड़े बनाने के लिए, और सर्दियों में सिर्फ वो अपना पूरा फोकस सेल पर लगाते हैं। उस वक्त में उन लोगों का क्या? वो किसान जो कि फसल कटाई का काम करते हैं, लैंडलेस लेबर्स जो कि दूसरों के खेतों पर जाकर फसल काटने का काम करते हैं, एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग दे हैव इनफ वर्क, बल्कि ज्यादा मोर देन इनफ वर्क है, बट बाकी साल के महीनों में उनका क्या? ऑल दीज टाइप्स ऑफ situations are example of seasonal unemployment. Seasonal unemployment when people get work only for few months in a year. So again let's revise unemployment. Unemployment is a situation where people are willing to work, able to work, but do not get the work at going wage rate. Next topic of the chapter is, ये आपने पहले भी पढ़ा है, क्लास 9 में पढ़ा आपने, पॉवर्टी चैप्टर में पॉवर्टी रिमूवल स्कीम पढ़ी है आपने ये,
और यहाँ हम पढ़ेंगे उसे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड स्कीम, दैट इज नरेगा। नरेगा फुल फॉर्म, थोड़ा सा स्ट्रेस डालो दिमाग पर, याद आएगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि बना था 2005 में। अगर इसके आगे एम भी लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मनरेगा, क्योंकि ये महात्मा गांधी जी ने, उनके नाम पर हमने स्टार्ट किया था। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये बहुत बहुत अच्छा काम किया इस एक्ट ने। कैसे? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में जो बना था, दैट इज टू प्रोवाइड द वर्क विद इन 5 किलोमीटर रेडियस। जहां भी लोग रहते हैं उसके 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर अंदर काम देना होता है, विद इन 5 किलोमीटर रेडियस। क्यों भाई 5 किलोमीटर के अंदर ही क्यों, कहीं दूर भी तो मिल सकता है। देखो हम ये जो नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, नरेगा है, ये सरकार ने शुरू किया 200 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया, गरीब लोगों के लिए, अनस्किल्ड लोगों के लिए, सेमी स्किल्ड लोगों के लिए, जिन्हें कोई काम नहीं आता, जो मजदूरी कर सकते हैं, ईंटें ढो सकते हैं, रेता ढो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में काम कर सकते हैं, और भी हजारों तरह के काम कर सकते हैं, बट उन्हें काम नहीं आता या बहुत माइनर से आता है, बहुत पुअर है। तो 200 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से ये प्रोग्राम शुरू हुआ 2005 में, और उस प्रोग्राम की कुछ कंडीशंस थी। 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर अंदर काम मिलेगा। दूसरा, 100 डेज इन अ ईयर, एक साल में कम से कम 100 दिन का काम उन्हें मिलना चाहिए। 100 डेज इन अ ईयर, कि हर एक इंसान को, अगर बहुत सारे लोग हैं और आपको सिर्फ 20 की जरूरत है, आप क्या करोगे? इस तरीके से उन्हें अलॉट करो कि 100 डेज इन अ ईयर उन्हें काम मिल जाए। 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर मिलना चाहिए, 100 डेज इन अ ईयर। हम पढ़ क्या रहे हैं? टॉपिक, व्हाट इज द टॉपिक? नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा। 200 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ, आज ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड है, अबाउट 600 डिस्ट्रिक्ट्स में। आज ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड है, ऑल ओवर इंडिया अबाउट 600 डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्प्रेड हो चुका है नरेगा, और बहुत ज्यादा बेनिफिट्स इसके मिल रहे हैं। जहां भी वर्कर रहते हैं उनके 5 किलोमीटर रेडियस के वर्क एरिया में काम मिलेगा। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों को काम मिलता है। इसके साथ 100 डेज इन अ ईयर। और एक बात, विद इन 15 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर उन्हें काम मिल गया तो ठीक है, नहीं तो सरकार को उन्हें पैसा देना ही पड़ेगा, बिना काम किए। हाँ, बिना काम किए, क्योंकि सरकार ने उन्हें रजिस्टर करके उन्हें उम्मीद दे दी कि तुम्हें पैसा मिलेगा। तो विद इन 15 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन वर्क शुड बी प्रोवाइडेड। विद इन 15 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन वर्क शुड बी प्रोवाइडेड। अब आप पूछो कि क्या होगा अगर सरकार पैसा नहीं दे पाई? या मैम, हो सकता है रजिस्ट्रेशन तो कर दी, सरकारी ऑफिसर्स आ गए, गांव में टेबल लगाई, बैठ गए, गरीब लोग आए, लाइन लगा के खड़े हो गए, बाबूजी काम दे दो, और काम तो आपने उन्हें देना ही, क्योंकि आपकी तो नौकरी ही यही है, सरकारी नौकरी में आप हो। सरकारी ऑफिसर्स आपके गांव आए हैं काम देने के लिए, बहुत लंबी लाइन लगी लोगों की, आपने रजिस्टर कर लिया, उनके नाम लिखे, उनकी डिटेल्स लिख ली, और आपने उनको रजिस्टर कर लिया। अब 15 दिन के अंदर काम देना था, बट गाँव में तो प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। कोई हॉस्पिटल बन रहा था, कोई डैम बन रहा था, कोई नहर बन रही थी, बट काम शुरू नहीं हुआ। अब क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस विल बी गिवन। अगर 15 दिन के अंदर उसे काम नहीं मिला तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा। विद इन 15 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन वर्क शुड बी प्रोवाइडेड, और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस विल बी गिवन, कि या तो काम दो या उन्हें बैठे बैठे पैसा दो। तो ये 3 कंडीशंस आपको अपने माइंड में रखनी है। स्टार्टेड विद 200 मोस्ट बैकवर्ड एरियाज, विद इन वर्क शुड बी प्रोवाइडेड विद इन 5 किलोमीटर रेडियस, 100 डेज इन अ ईयर, और विद इन 15 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन वर्क शुड बी प्रोवाइडेड, अदरवाइज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस विल बी गिवन। अब बारी आती है, सबसे पहले तो आपको खुश कर देते हैं, टॉपिक्स खत्म। यही टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कस, हाउ डिस्कस? विद हेल्प ऑफ रिटन नोट्स। ये टॉपिक्स कंप्लीट है विद हेल्प ऑफ रिटन नोट्स। इसके साथ जरूरी है आपके डिस्कशन अबाउट द टॉपिक्स, हाउ
अबाउट द टॉपिक्स। कैसे कि ये जितने भी टॉपिक हैं यही हम चैप्टर में रिवाइज करेंगे, वही हम चैप्टर में रीड करेंगे, साथ साथ नोट्स बनाएंगे और आपको इसके साथ फॉलो करनी है एनसीईआरटी। क्या फॉलो करेंगे? एनसीईआरटी। दिस इज सेकेंड चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। वर्कशीट विल गिव टू यू टू सोल्व सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये एग्जाम्पल्स पढ़ना आप नहीं भूलेंगे, एग्जाम्पल्स को आप इग्नोर नहीं करेंगे। लेट्स वर्क दीज आउट, इन्हें भी आप किसी भी कंडीशन पर इग्नोर नहीं करेंगे। मार्क कर लीजिए अपनी बुक को। और इसके बाद सबसे ज़रूरी काम, हाउ टू रीड ग्राफ्स। हाउ टू रीड ग्राफ्स, देखो मेरी बुक में 1973 2003 है, आपकी बुक में डिफरेंट होगा, न्यू टेबल पे डिपेंड होगा। अब यू आर थिंकिंग कि क्या मैम आपके पास 2003 1973 का, मेरी बुक में दूसरा है, ये डिफरेंट अनदर पेज के ग्राफ है। दिस इज रिलेटेड टू डिफरेंट सेक्टर्स, शेयर ऑफ जीडीपी। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, दिस इज शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या शेयर है? ये ग्राफ पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्या आपको ग्राफ याद करना? नो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाउ दे आस्क? ग्राफ साथ में दिया जाएगा, ग्राफ अटैच किया जाएगा पेपर में, ग्राफ प्रिंटेड आएगा और आपको ग्राफ रीड करके क्वेश्चन देना होगा। बस हम आपको सिखाएंगे हाउ टू रीड द ग्राफ। ग्राफ रीड करने के साथ आपका अगेन लेट्स वर्क आउट दीज। कोई भी अलग बुक, कोई भी अलग वेबसाइट्स की आपको जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी इज द बाइबल फॉर यू। नेक्स्ट टॉपिक, नरेगा इज गिवन। लेट्स वर्क दिस आउट। NCERT is the Bible for you. Do not forget to read these case studies. Case studies, Kanta, Kamal. Case studies, how case studies helpful to you? Because पेपर में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस ना आके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और उसमें आपको जरूरत पड़ेगी आपकी नॉलेज की जो आपने बुक से ली है। डिफरेंट सेक्टर्स एंड लास्ट summary of the chapter with back exercise questions. With back exercise questions, do these back exercise questions on your own. Now start the chapter.